दोस्तों सोचिए, अगर इंसानी इतिहास से भी पहले कोई ऐसी ताकत धरती पर आई हो जिसने इंसानों को सभ्यता सिखाई, लेकिन बदले में पूरी दुनिया पर राज करना चाहा, और अगर वही ताकत एक बार फिर से लौटने वाली हो तो क्या होगा। आज की कहानी रहस्य, प्राचीन सभ्यता और आने वाले विनाश से जुड़ी हुई है, जहां एक छोटी सी गलती इस पूरी मानवता को खतरे में डाल सकती। करीब 1000 साल पहले की बात है, जब आकाश से कुछ रहस्यमय लोग धरती पर आते हैं। इन्हें ओरेसिस कहा जाता है। इन लोगों ने इंसानों को संस्कृति, डिजाइन, वास्तुकला और ज्ञान जैसी कई चीजें दी, लेकिन बदले में वो धरती पर शासन करना चाहते थे। इंसानों ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि फेरो और रोशनी के देवता ने मिलकर उनको वापस भेज दिया था और ये साफ कर दिया कि धरती पर उनका कोई स्थान नहीं है। इस कहानी के मुताबिक ओसारिस तभी लौट सकते हैं जब मिस्र के पिरामिड के ऊपर सारे तारे एक खास स्थिति में आ जाएं। उस समय आसमान से एक तेज रोशनी पिरामिड पर गिरती है, जो उनके लिए एक रास्ता खोल देती है। लेकिन फेरो ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस जगह को अंधेरे में कैद कर दिया, ताकि वो कभी दोबारा वापस ना आ सके। हालांकि ओरेसिस की पूजा करने वाले लोग अब भी धरती पर मौजूद थे। राजा ने उन सभी को खोज खोज कर पिरामिड के अंदर कैद करवा दिया, लेकिन एक पूजा करने वाली महिला अब भी बची रह गई। उसका नाम था रानी अमांडा। जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब वो कहती है कि ये बच्चा ओरेसिस का आखिरी वंशज है और इसे इन लोगों से दूर कर दिया जाए। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। ये बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा उस बच्चे को एक ताबूत में बंद करवा देता है और उसे पिरामिड के अंदर छिपा देता है। वहाँ पर एक रहस्यमय दरवाजा होता है, जिसमें सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो ओरेसिस की पूजा करते हैं। ये दरवाजा भी तभी खुलता है जब तारे एक सीध में आ जाएं। लेकिन राजा उस दरवाजे को भी बंद करवा देता है। उसकी चाबी को की ऑफ हेवन कहा जाता है। कहानी अब वर्तमान समय में पहुंचती है। इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोग पिरामिड की खुदाई कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक मेस्टोन बताता है कि अगले 2 महीने में तारे फिर से एक साथ आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो की ऑफ हेवन की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो चाबी नहीं मिली तो ये मौका फिर न जाने कब आएगा। इसी बीच मेस्टोन को एक कॉल आता है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसी समय एक आदमी उसकी छड़ी चुरा लेता है और उसको पीटर नाम के एक व्यक्ति के पास ले जाता है। पीटर उस छड़ी के साथ एक पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार को ढेर सारे पैसे दिखाकर की ऑफ हेवन मांगता है। लालच में आकर दुकानदार चाबी उसको दे देता है, लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि मौत मिलती है। पीटर उसी छड़ी से उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद पीटर मेस्टोन को कॉल करता है और बताता है कि की ऑफ हेवन अब उसके पास है और जिस आदमी से उसने चाबी ली थी उसे भी उसने मार दिया है। ये सुनते ही मेस्टोन दुकान पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाबी भी जा चुकी होती है और उसका आदमी भी मर चुका होता है। पीटर मेस्टोन को धमकी देता है कि अगर उसने उसे अपने मिशन में शामिल नहीं किया तो वो छड़ी पुलिस को सौंप देगा, जिस पर मेस्टोन के फिंगरप्रिंट हैं। ऐसा हुआ तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और बाकी जिंदगी उसे जेल में काटनी होगी। मेस्टोन पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। इस उलझन में वो एक लड़की के पास जाता है जो भविष्य देख सकती। वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाएगा। लड़की कहती है हाँ, लेकिन तभी उसे एक डरावना दृश्य देखने लगता है। वो देखती है कि आसमान से आग गिर रही है, हर तरफ तबाही है और इंसान मारे जा रहे हैं। वो मेस्टोन को भी बुरी हालत में देखती, लेकिन ये सब वो उसको नहीं बताती है और चुप रह जाती है। कुछ ही दिनों के बाद रेगिस्तान में एक भयानक तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। अगले दिन मेस्टोन एक प्रोफेसर से मिलता है जो काफी समय से उसके साथ काम कर रहा होता है। प्रोफेसर बताता है कि तूफान की वजह से एक नया पिरामिड बाहर आ गया है जो बहुत पुराना लगता है। ये सुनकर मेस्टोन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि शायद ये वही पिरामिड था जिसकी उसको तलाश थी। वो प्रोफेसर कहता है कि जल्दी से अंदर जाने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि समय बहुत कम है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो लंदन जाकर सैरा को लेकर आए। उस रात प्रोफेसर अकेले काम में लगा रहता है। उसकी हालत ठीक नहीं लगती, जिसको देखकर एल्डर उसको घर चलने के लिए कहता है। प्रोफेसर भी महसूस करता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। इस वजह से प्रोफेसर भी आखिरकार घर लौट आते हैं। एल्डर उनसे कहता है कि क्या ये मिशन कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन प्रोफेसर साफ मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि सितारे एक ही सीध में बहुत कम बार आते हैं और अगर ये मौका निकल गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसीलिए ये काम सही समय पर करना जरूरी है।
अगले दिन जब एल्डर फिर से प्रोफेसर के घर जाता है तो उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। अब प्रोफेसर उसे साफ कह देते हैं कि वो खुद साइट पर नहीं जा पाएंगे और उनकी जगह एल्डर को जाना होगा। वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने उसे सब कुछ सिखाया है और अब वक्त आ गया है कि वो उनके काम को संभाल ले। एल्डर बिना ज्यादा कुछ कहे सिर हिलाकर हामी भर देता है। दूसरी ओर सैरा लंदन से वापस आ चुकी होती है। जब उसे अपनी माँ की मौत के बारे में पता चलता है तो उसको बहुत अजीब लगता है। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि आखिरी बार जब उसने माँ से बात की थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। उसके मन में सिर्फ यही सवाल घूमने लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। अब वो सच्चाई जानने का फैसला कर लेती है। एक दिन सैरा की मुलाकात एल्डर से होती है। वो उससे प्रोफेसर के बारे में पूछती है, जिस पर एल्डर बताता है कि वो अस्पताल में है और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो उनकी जगह इस मिशन पर आया है। सैरा मजाक के अंदाज में कह देती है कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी ट्रेनी की नहीं। ये बात एल्डर को बहुत बुरी लगती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जब सैरा ये बात अपने पिता मेस्टोन को बताती है तो वो उसको डांटते हैं और कहते हैं कि अभी जाकर एल्डर से माफी मांगो क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। सैरा ये करना नहीं चाहती है लेकिन मजबूरी में वो एल्डर को फोन करके अपने शब्दों के लिए माफी मांगती और उसे जल्द ही आने के लिए कहती है। पहले तो एल्डर मना कर देता है लेकिन प्रोफेसर के सम्मान में वो आखिरकार मान जाता है। अब मिशन पर जाने वाले सभी लोग इकट्ठा हो जाते। इस टीम में एक और शख्स शामिल होता है जो भारत से आया होता है और उसका नाम रोहित है। वेल ये इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है कि मुझे इसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टोन सबका परिचय करवाता है। जब रोहित देखता है कि प्रोफेसर वहाँ पर नहीं है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उनके बिना ये काम मुमकिन नहीं है। मैं स्टोन समझाता है कि प्रोफेसर अस्पताल में है और एल्डर उनका शिष्य है, इसीलिए वही उनकी जगह ये जिम्मेदारी संभालेगा। टीम अब उस पिरामिड के पास पहुंची है जहां कुछ लोकल गाइड और गार्ड भी मौजूद होते हैं। सब जानते हैं कि अगला दिन बहुत खास है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अंदर जाने से पहले एल्डर उस जगह को ध्यान से देखता है जहां आखिरी बार प्रोफेसर ने रिसर्च की थी। उसे पढ़कर एल्डर को कुछ अहम बातें समझ में आती हैं जिन्हें वो मेस्टोन के साथ शेयर करता है। एल्डर बताता है कि इस पिरामिड के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो ओरेसिस के वंशज हो या उनकी पूजा करते हो। अगर कोई और अंदर गया तो वो वहीं पर मारा जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मेस्टोन इसे मजाक समझता है और बात को नजरअंदाज कर देता है। वो सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। गार्ड हथौड़े से दीवार तोड़ते हैं और एक एक करके सब अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक और बंद सील मिलती है। मेस्टोन कहता है कि शायद इसे बनाने वालों ने अंदर से इसको बंद कर दिया होगा और वो खुद भी यहीं पर मारे गए होंगे। पीटर कहता है कि इसको तोड़ देना चाहिए। मेस्टोन को ये बात ठीक लगती है और वो सील को भी तोड़ देते हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें अपने सामने कीड़ों के बड़े बड़े घोंसले दिखाई देते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतनी बंद और अंधेरी जगह में जीवन कैसे बचा रह सकता है। आगे बढ़ने के लिए उन घोंसलों को हटाना जरूरी होता है। एक गार्ड उन्हें साफ करने लगता है लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है सारे कीड़े जाग जाते हैं और अचानक से इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं से हालात तेजी से खतरनाक होने लगते हैं। कीड़ों के अचानक हमले से ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं लेकिन जो गार्ड उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा होता है वो उन कीड़ों के हमले में मारा जाता है। दूसरा गार्ड तुरंत अपनी गन से फायर करता है और उन सभी कीड़ों को मारकर आगे जाने का रास्ता साफ कर देता है। अब कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन सभी को सामने एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है और बिना सोचे समझे पीटर उस मूर्ति को उठा लेता है। अब जैसे ही वो मूर्ति उठाता है उसी पल जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे वो अचानक से बंद हो जाता है और एक गार्ड उसी में फंसकर कुचल जाता है। जब वो मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रखते हैं तो दरवाजा फिर से खुल जाता है। ये देखकर रोहित सभी को चेतावनी देता है कि ये जगह पूरी तरह पहेलियों से भरी हुई है और यहाँ पर हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा वरना अगली गलती और भी बड़ी हो सकती है। रोहित सभी को सलाह देता है कि वो एक सीध में चले क्योंकि फर्श पर कुछ टाइल्स सुरक्षित हैं और कुछ बिल्कुल खाली हैं। अगर गलत टाइल पर पैर पड़ा तो जान जा सकती है। वो खुद आगे बढ़ता है और कैलकुलेशन करके सही रास्ता निकालता है। बीच में वो एक बार गलत कदम रख देता है लेकिन समय रहते एल्डर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं।
आगे उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिस पर कुछ निशान बने होते हैं। रोहित और एल्डर उन निशानों को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के बाद उनको पता चलता है कि ये दरअसल रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। वो पत्थर को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो एक बेहद खूबसूरत कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ रानी अमेंडा का ताबूत रखा होता है जिसके बारे में कहानी की शुरुआत में बताया गया था। वो ताबूत सोने से बना हुआ होता है। बाकी लोग कमरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी पीटर और उसके साथ कुछ लोग मिलकर उस ताबूत को खोल देते हैं। अंदर रानी अमेंडा की मम्मी होती है जिसको वो लोग बेरहमी से बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उनके लिए वो बेकार होती है। मेस्टोन का मकसद सिर्फ ओरेसिस का मंदिर ढूंढना होता है। वो पीटर से की ऑफ हेवन मांगता है जिसे पीटर उसको दे देता है, लेकिन रानी अमेंडा कोई आम इंसान नहीं थी और उसकी मम्मी को अपमानित करना आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। मेस्टोन उस ताबूत के नीचे बने एक खास छेद में चाबी लगाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि यही सही जगह है क्योंकि रानी अमेंडा ओरेसिस के आखिरी वंशज की माँ भी थी और उसकी आखिरी पूजा करने वाली भी। और इस बार नीचे उतरते समय वो पीटर को पीछे ही रखता है ताकि वो और कोई बेवकूफी ना कर दे। इससे पीटर चिढ़ जाता है और गुस्से में आगे भागता है। इसी दौरान उसका पैर गलत पत्थर पर पड़ जाता है और पूरी जगह अचानक से सील हो जाती है। सभी लोग अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। एल्डर, सैरा और क्लैरा एक तरफ फंस जाते हैं और बाकी लोग दूसरी ओर। सभी बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसी बीच रोहित के साथ आया एक सोल्जर महसूस करता है कि कोई उसको पीछे से धक्का दे रहा है जिस वजह से उसका संतुलन बिगड़ता है और वो नीचे खाई में जा गिरता है। दूसरी ओर एल्डर एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लेता है। सैरा नीचे जाने से डरती है लेकिन एल्डर उसको समझाता है कि यही उसका वक्त है और यही उसका काम भी, यही उसकी पहचान बनेगा। हिम्मत जुटाकर सैरा नीचे उतरती है और वो एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें उस सोल्जर की लाश में मिलती है जिसे ऊपर से धक्का दिया गया था। धीरे धीरे बाकी लोग भी उस खाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जब वो वहां पर रोशनी करते हैं तो वहां का नजारा देखकर उन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां सैकड़ों मम्मियां खड़ी होती हैं। रोहित बताता है कि ये वही लोग हैं जो कभी ओरेसिस की पूजा करते थे, जिन्हें फेरो ने मम्मी बनाकर यहाँ पर कैद कर दिया था। रोहित समझाता है कि जिस दिन ओरेसिस की वंशावली का खून मंदिर पर गिरेगा और सारे तारे एक सीध में होंगे, उसी दिन ये सभी फिर से जाग जाएंगे और इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो ओरेसिस को भगवान मानते हैं। ये सुनकर सभी और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन मम्मियों में से एक अचानक जाग जाती है और क्लैरा की गर्दन पकड़ लेती है। एल्डर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो मम्मी उसको उठाकर दूर फेंक देती है। तभी उन्हीं का साथी जिसका नाम शाहिद है उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो मम्मी शाहिद को उठाकर जमीन पर पटक देती है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उसी वक्त एल्डर सैरा से कहता है कि वो जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। किस्मत से सैरा दरवाजा ढूंढ लेती है लेकिन वो सिर्फ एक बार के लिए ही खुलता है। सब लोग तेजी से उस पार जाने लगते हैं लेकिन वो मम्मी रोहित के पीछे बढ़ जाती है। गेट बंद होने ही वाला होता है कि तभी मम्मी रोहित को उठाकर फेंक देती है और सौभाग्य से वो दरवाजे के पास ही गिरता है और किसी तरह वो सभी गेट बंद कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी मेस्टोन का मकसद पूरा नहीं हुआ था। उसे अब भी मंदिर तक पहुंचना होता है, इसलिए वो सभी फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार वो पिरामिड के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। यही वो रास्ता होता है जिसके उस पार ओरेसिस को वापस बुलाने की ताकत मौजूद होती है। एल्डर दरवाजे पर लिखी भाषा पढ़कर बताता है कि इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ वही इंसान अंदर प्रवेश कर सकता है जिसकी रगों में ओरेसिस के वंश का खून बहता हो। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला होता है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर ओरेसिस की पीढ़ी से जुड़ा इंसान कौन है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेस्टोन की बेटी सैरा होती है। उसकी माँ उसी प्राचीन वंश का हिस्सा थी जो पीढ़ियों से ओरेसिस से जुड़ा चला आ रहा था। ये बात सामने आते ही सैरा उस आखिरी दरवाजे के पास जाती है। अब जैसे ही वो करीब पहुंचती है वहाँ पर एक तेज रोशनी फैल जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के अंदर एक विशाल और रहस्यमय मशीन दिखाई देती है जो किसी जनरेटर जैसी लगती है। उसे देखकर रोहित कहता है कि यही वो शक्ति है जिससे पूरी दुनिया की किस्मत बदली जा सकती है। तभी एडम अचानक से सैरा को पकड़ लेता है और उसको एक कुर्सी पर जबरदस्ती बैठा देता है। उसी समय मेस्टोन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो बताता है कि वो सैरा का खून इस जगह गिराकर अपने देवता ओरेसिस को वापस बुलाना चाहता है। यहीं ये भी साफ हो जाता है कि मेस्टोन खुद ओरेसिस को पूजने वालों में से एक है और अब भी जीवित है। सैरा उससे पूछती है कि उसकी माँ के साथ उन्होंने आखिर क्या किया था।
इस पर मेस्टोन बताता है कि उसने उसकी माँ को सब कुछ सच बताया था और उससे मदद मांगी थी ताकि वो ओरेसिस को वापस ला सके, लेकिन उसकी माँ ने इनकार कर दिया क्योंकि वो आज के इंसानों की रक्षा करना चाहती थी। मेस्टोन कहता है कि अब वो ये काम सैरा के खून की मदद से पूरा करेगा। ये कहते हुए वो उसके खून को उस मशीन पर गिराने लगता है। एल्डर सैरा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एडम उसके ऊपर गोली चला देता है। तभी रोहित सामने आ जाता है और गोली उसको लग जाती है। रोहित वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। उधर मेस्टोन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। चारों तरफ अजीब रोशनी और आकृतियां बनने लगती है। पिरामिड में कैद सारी मम्मियां भी धीरे धीरे जागने लगती है। मेस्टोन चाहता है कि ओरेसिस के लौटने के बाद उसे भगवान का दर्जा मिले, जो सिर्फ उसके भक्तों को मिलता है। लेकिन सही वक्त पर एल्डर हिम्मत दिखाता है और एडम को गिरा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैरा उसकी बंदूक छीन लेती है और अपने ही पिता मेस्टोन को गोली मार देती है। वो मंत्र अधूरे में ही रुक जाता है, जिसके साथ ही पूरा ढांचा हिलने लगता है और सब कुछ टूटने लगता है। अब वहाँ पर रुकना नामुमकिन हो जाता है। वो तीनों लोग जान बचाकर उन संकरे रास्तों से भागते हैं और आखिरकार बाहर सिर्फ 3 ही लोग निकल पाते हैं, सैरा, एल्डर और क्लेयर। बाहर खड़े प्रोफेसर उन्हें देखकर कहते हैं कि सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनकी नीयत साफ थी। वो खुद से वादा करते हैं कि अगर जिंदगी ने मौका दिया तो वो फिर से लौटकर इस रहस्य की सच्चाई जरूर जानेंगे। जहाँ आखिर में हम देखते हैं कि वही कीड़े जिनके घोंसले पिरामिड के अंदर थे वो बाहर निकल आए हैं। ये एक संकेत है या फिर आने वाले खतरे की चेतावनी, ये तो साफ नहीं होता है। लेकिन सवाल अब भी यहाँ पर बाकी है कि क्या मेस्टोन का मंत्र पूरी तरह खत्म हुआ था या फिर वहाँ पर कुछ अधूरा छूट गया है। वेल, अगर ऐसा है तो शायद आने वाला समय इंसानी सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। वेल, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में भी बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।